प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। समाज शास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन का उद्देश्य समाज की संरचना और परिवर्तन को समझना है। जहाँ समाज शास्त्र में भारतीय समाज का अध्ययन किया जाता है, तो उसका भी उद्देश्य भारतीय समाज की संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना होता है। शोध पद्धतियों को वैज्ञानिकों ने दो प्रमुख प्रकारों, नंबर 1 सैद्धांतिक, जिसे पाठ्य भी कहते हैं, और नंबर 2 व्यवहारिक, जिसे क्षेत्रीय भी कहते हैं, में वर्गीकृत किया है। सैद्धांतिक शोध का एक उप प्रकार पाठ्य परिदृश्य है। पाठ्य परिदृश्य में समाज से संबंधित जो कुछ भी लिखित सामग्री उपलब्ध होती है, उसका अध्ययन करके समाज की संरचना, प्रकार्य, परिवर्तन आदि को समझने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से व्यवहारिक शोध पद्धति के एक उप प्रकार क्षेत्रीय परिदृश्य में समाज का सर्वेक्षण करके उसकी संरचना और कार्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। पाठ्य परिदृश्य का अर्थ: पाठ्य परिदृश्य में समाज से संबंधित उपलब्ध लिखित सामग्री का गहन अध्ययन करके समाज का सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य परिदृश्य उन्हीं समाजों का तैयार करना संभव होता है जिन समाजों का लिखित साहित्य उपलब्ध होता है। पाठ्य का अर्थ है जो पाठ या लिखित सामग्री से संबंधित हो। वह सामग्री जो पाठ संबंधी, पाठ विषयक है, पाठ्य सामग्री कहलाती हैं। पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत धर्म ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। इन स्रोतों पर आधारित अध्ययनों से तैयार किए गए समाज के ज्ञान को पाठ्य परिदृश्य कहते हैं। अतः पाठ्य परिदृश्य से तात्पर्य है समाज की संरचना और परिवर्तन की वास्तविक स्थिति का वर्णन और व्याख्या करना है। समाज का पाठ्य परिदृश्य ऐतिहासिक और अऐतिहासिक दोनों प्रकार का हो सकता है। पाठ्य परिदृश्य के विश्लेषण के चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 अध्ययन की रूपरेखा का निर्माण करना। नंबर 2 संबंधित लिखित सामग्री को एकत्र करना। नंबर 3 अंतर वस्तु का विश्लेषण करने के लिए तथ्यों का चयन करना। नंबर 4 इकाइयों का चयन करना। नंबर 5 इकाइयों का वर्गीकरण करना। नंबर 6 तथ्यों का वर्णन एवं व्याख्या करना। और अंत में नंबर 7 पाठ्य परिदृश्य प्रस्तुत करना होता है। समाज का पाठ्य परिदृश्य ऐतिहासिक और अऐतिहासिक दोनों प्रकार का हो सकता है। समाज के ऐतिहासिक लिखित साहित्य पर आधारित अध्ययन ऐतिहासिक पाठ्य परिदृश्य कहलाएगा। अब हम भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य का अध्ययन निम्न 2 भागों में बांटकर कर सकेंगे। नंबर 1 भारतीय समाज की पाठ्य सामग्री के स्रोत। नंबर 2 भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। नंबर 1 है भारतीय समाज की पाठ्य सामग्री के स्रोत। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भारतीय समाज के विकास से संबंधित बहुमूल्य पाठ्य सामग्री भरी पड़ी हैं। प्राचीन भारतीय समाज के विकास से संबंधित संपूर्ण पाठ्य सामग्री को निम्न 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 भारतीय धर्म ग्रंथ। नंबर 2 ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। नंबर 3 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नंबर 4 विदेशियों के विवरण। नंबर 5 मध्यकालीन फारसी एवं अरबी साहित्य। अब हम बिंदुवार इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है भारतीय धर्म ग्रंथ। प्राचीन भारत में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों की प्रधानता थी। इन धर्म ग्रंथों के पाठ्य अध्ययन द्वारा भारतीय समाज के विकास का परिदृश्य तैयार किया जा सकता है। प्रमुख पाठ्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद सर्वोपरि स्थान रखते हैं। अन्य धार्मिक ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य, पुराण आदि हैं।
इन ग्रंथों के पाठ्य अध्ययनों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति की दशा कैसी थी। इस काल के उपनिषदों से आर्यों के धार्मिक जीवन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संरचना तथा आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। नंबर 2, बौद्ध धर्म ग्रंथ। विशाल बौद्ध साहित्य में पिटक, जातक, पाली बौद्ध और संस्कृत बौद्ध ग्रंथ उल्लेखनीय पाठ्य सामग्री के स्रोत हैं। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत, दर्शन, भिक्षु भिक्षुणियों के संग, उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार, विचार, विधि, निषेध आदि का विवेचन मिलता है। इन पाठ्य स्रोतों से इस काल के भारतीय समाज के परिदृश्य को तैयार किया जा सकता है। नंबर 3, जैन धर्म ग्रंथ। ईसा की प्रथम शताब्दी से छठी शताब्दी तक के काल में अनेक जैन धर्म ग्रंथों, परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ, अनेक व्याख्याओं और टीकाओं की रचना की गई थी। जैन धर्म के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में कथा कोश, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, लोक विभाग आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की बहुत से महत्वपूर्ण परिदृश्य संबंधी सामग्री मिलती है। नंबर 2, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य के अतिरिक्त जिन ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों की रचनाएं हुई थी तथा जिनमें भारतीय समाज को देखा जा सकता है, वे हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, स्वप्न वासवदत्ता, मुद्रा राक्षस, मत्त विलास प्रहसन, हर्ष चरित्र आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भारत के कई स्थानों की जातियों एवं समाजों की शासन पद्धति, सामाजिक जीवन, आर्थिक दशा, कानून आदि का विवेचन मिलता है। नंबर 3, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारतीय समाज के विकास के अध्ययन में पुरातत्व संबंधी सामग्री जैसे अभिलेख, कलाकृतियाँ, स्मारक तथा भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन आदि सिक्कों का योगदान बहुत अधिक रहा है। ये साक्ष्य अधिक विस्तृत तथा विश्वसनीय होते हैं। प्राचीन भारत के शासकों, सामंतों तथा समृद्ध लोगों ने समय समय पे विभिन्न स्मृतियों के लिए अनेक अभिलेख, स्तंभशिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों, पात्रों और ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कराए हैं। इन अभिलेखों में समकालीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। नंबर 4, विदेशियों के विवरण। प्राचीन भारतीय समाज के संबंध में विदेशी लेखकों जैसे यूनानी, चीनी और तिब्बती लेखकों ने विवरण तथा ग्रंथ लिखे हैं। चीनी लेखकों में सुमाचीन, पायान, हिनसांग, हब्सी, इसिंग आदि प्रमुख हैं। नंबर 5, मध्यकालीन फारसी एवं अरबी साहित्य। मध्यकालीन भारतीय समाज के अध्ययन के स्रोत फारसी और कुछ अरबी में हैं। ये प्रमुख स्रोत हैं तारीख़ उल हिंद, ताज उल मासीर, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तबकाते अकबरी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ये भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन विभिन्न सामग्री के स्रोतों के पाठ्य अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज के परिदृश्य को तैयार किया जा सकता है। नंबर 2, भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। भारतीय समाज के परिदृश्य के संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि इसकी उत्पत्ति और विकास न तो किसी एक काल अथवा युग में हुआ है और न ही किसी एक धर्म, जाति, प्रजाति अथवा सांस्कृतिक समूह या समुदाय के कारण हुआ है। वस्तुतः भारतीय समाज का परिदृश्य निम्नांकित प्रजातियों, धर्मों, संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के मिलने तथा परस्पर आदान प्रदान के फलस्वरूप युग युग में हुआ है। नंबर 1, प्रजातियों का योगदान। भारत की जनसंख्या में प्रजातीय बहुलता तथा उसके तत्वों का सम्मिश्रण मिलता है। भारत की प्रजातियों का सबसे अधिक प्रमाणित और मान्य वर्गीकरण श्री B.S. गुहा ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख प्रजातियों का उल्लेख किया है। नंबर 1, निग्रिटो, नंबर 2, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, नंबर 3, मंगोलाइड, नंबर 4, भूमध्य सागरीय, नंबर 5, पश्चिमी चौड़े सिर वाले और छठा है नॉर्डिक। प्रथम 3 प्रजातियां भारत की प्राचीनतम निवासी हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बहुप्रजातीय थे। इनकी यह भी मान्यता थी कि युग युग से यह सभ्यता विभिन्न संजातीय धाराओं के योगदान का सम्मिश्रण है। नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय समाज अति प्राचीन है, लेकिन पाठ्य परिदृश्य के आधार पर इसके विकास का क्रमबद्ध इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता में देखा जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। नगरों की साफ सफाई समुचित रूप से होती थी। गंदे पानी के निकास के लिए पक्की नालियाँ थी, स्नानागार थे। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन बहुत ही ज़्यादा उन्नत था। नंबर 3, वैदिक सभ्यता। भारतीय समाज के विकास में विभिन्न प्रजातियों तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वैदिक साहित्य के अध्ययन के आधार पर इस काल के भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य निम्नलिखित है। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के संस्थापकों को ऋग्वेद में आर्य कहा जाता है। बाहर से आए आर्यों ने भारत के मूल निवासियों के लिए दस्यु या दास शब्द का जो है प्रयोग किया। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के एकमात्र स्रोत वैदिक साहित्य ही हैं। आर्यों ने ही इस साहित्य की रचना की थी। वैदिक साहित्य के अध्ययन के आधार पर जो पाठ्य परिदृश्य सामने आता है वह इस प्रकार है। भारतीय समाज के विकास में आर्यों का योगदान बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने भारत में ग्राम सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। समाज को वर्णों तथा जातियों में बांटकर स्तरीकरण की अनोखी व्यवस्था स्थापित की। व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों तथा पुरुषार्थों के द्वारा नियोजित किया। नंबर 4, जैन धर्म। भारतीय समाज के विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्होंने भारतीय समाज के विकास में विशेष रूप से इसके धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि में विशेष योगदान दिया है। इन्होंने दर्शन में, संस्कृति में, साहित्य में अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इन्होंने जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनका जो है विरोध किया है और स्त्रियों की समानता के पक्षधर थे। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज के अनेक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया तथा शील आचरण की शुद्धता, सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि पे जोर दिया। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म में मानवता, स्नेह और सौहार्द की भावना का विकास किया तथा यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि आडंबरों को कम किया। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा के प्रसार को बढ़ाया। इस धर्म के प्रसार से हिंदू धर्म में मठ प्रणाली प्रारंभ हुई। बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय साहित्य एवं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ। बौद्ध धर्म के विद्वानों ने पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन, धार्मिक विचार तथा महात्मा बुद्ध के जीवन के आधार पर प्रबुद्ध साहित्य लिखा। नंबर 6, इस्लाम का प्रभाव। पश्चिमी भारत में अरब लोगों की बस्तियां इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व ही विद्यमान थी। इतिहास के विद्वानों के अनुसार इस्लाम का प्रभाव भारतीय समाज एवं संस्कृति पे भी पड़ा। जहां अरब के मुसलमानों ने भारत में बसना शुरू कर दिया था। वास्तविकता तो यह है कि हिंदू मुसलमानों की संस्कृतियों का परस्पर आदान प्रदान तथा प्रभावित करने की प्रक्रिया पिछले 1200 वर्षों से चली आ रही है। भारतीय समाज के विकास में इस्लाम धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है, जो इस प्रकार से है। इस्लाम संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज के सभी पक्षों, कला, साहित्य, रीति रिवाज, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि पर पड़ा है। आज भारत में जनसंख्या अनुसार हिंदुओं के बाद मुसलमानों का बहुत बड़ा समूह है। सांस्कृतिक बहुलता के विकास में उर्दू भाषा का विकास हिंदी और पारसी भाषाओं के सम्मिश्रण से हुआ है। संगीत की बहुलता में पारसी संगीत के प्रभाव से हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल शैली, तबला और सितार वाद्य यंत्रों का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ। भारत में कई संगीत घरानों की स्थापना भी इसी प्रभाव का परिणाम है। हिंदू धर्म पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव पड़ा। प्रेम और समानता के गुणों का भारत में प्रचार और प्रसार में इस्लाम का विशेष योगदान रहा है।
7वां पॉइंट है ब्रिटिश प्रभाव। अंग्रेज़ों के भारत में आने से नए नए क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यहाँ पे विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया, नए नए कानून पारित किए गए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और जो विभिन्न अंधविश्वास था उनका विरोध किया गया और कई सारे अधिनियम पारित किए गए, जैसे सती प्रथा निरोधक अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह कानून, विशेष विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल हत्या निरोधक अधिनियम आदि आदि। इन्होंने नई शिक्षा पद्धति का जन्म दिया। इस नई शिक्षा पद्धति ने भारतीयों के विचारों को बदला, कई सुधार आंदोलन हुए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज इसी प्रतिक्रिया के जो है परिणाम माने जाते हैं। 8वां, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश बने। भारत ने धर्मनिरपेक्षता प्रजातांत्रिक संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता समानता के जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है अपनाया गया। युवा मतदान को स्वीकार किया गया। कमज़ोर श्रेणियों के लोगों के लिए जो है समुचित व्यवस्था की गई, आरक्षण का प्रावधान रखा गया। इसी प्रकार से विभिन्न जो धार्मिक कुरीतियाँ थी, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो है कानूनी प्रयास किए गए, उनमें सुधार लाया गया। इस प्रकार से जो है भारतीय समाज का जो है उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। धन्यवाद।